हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। वेलकम बैक टू स्टडी पाठशाला। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं पीवाईक्यूज की सीरीज में मुगल एम्पायर के कुछ पीवाईक्यूज। सो मूविंग टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ अ पीवाईक्यू इन 2022। योगावस्थिता वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय निज़ामुद्दीन पानीपत ड्यूरिंग द रेन ऑफ। जब मुगल टाइम पे जो योगावस्थिता थी उसको बहुत बार ट्रांसलेशन के लिए कहा गया था पर्शियन में, जो कि कहा गया था आपके अकबर, जहांगीर और दारा शिकोह के द्वारा। निज़ामुद्दीन ने भी इसकी जो एक ट्रांसलेशन है वो कंप्लीट की थी। वो की थी 16th सेंचुरी एडी में और उस ट्रांसलेशन को कहा जाता था जग वशिष्ठ। तो जो हम देखते हैं तो किसने कहा था, अकबर, जहांगीर और दारा शिकोह। अकॉर्डिंग टू आवर ऑप्शन में गिवन है अकबर, शाहजहां, हुमायूं और औरंगजेब। तो हम इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए अकबर इज़ द करेक्ट आंसर। Moving to our next question, with reference to Mughal India, what are the differences between जागीरदार एंड ज़मींदार। अब इसमें हमें ना दो स्टेटमेंट्स दी गई है जिसमें हमें बताया गया है जागीरदार और ज़मींदार के डिफरेंसेस के बारे में। तो जब हम देखते हैं तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट बोलती है जागीरदार वर होल्डर्स और लैंड असाइनमेंट्स in lieu of judicial and police duties, whereas zamindars were holders of revenue rights without obligation to perform any other duty than revenue collection, which is an incorrect statement। क्योंकि चलो ठीक है, जागीरदार का तो हो गया कि उनकी जो पुलिस ड्यूटीज़ या उनकी जो मिलिट्री ड्यूटीज़ थी उनके एक्सचेंज में उन्हें लैंड दी जाती थी। वेराज अगर हम ज़मींदार की बात करते हैं तो उनसे भी रेवेन्यू कलेक्शन की जो उनको ड्यूटी दी जाती थी उसके एक्सचेंज में उनसे कुछ सर्विसेज ली जाती थी, जिसे आप मिलिट्री सर्विसेज भी कह सकते हैं। मिलिट्री ड्यूटीज़ भी उनसे ली जाती थी, साथ ही साथ में उन्हें खिदमत भी परफॉर्म करनी होती थी, जो कि मुग़ल टाइम में खिदमत टाइप ऑफ सर्विस हुआ करती थी, वो भी उन्हें परफॉर्म करनी होती थी। और हमें स्टेटमेंट दिया गया है विदाउट एनी ड्यूटी, विदाउट ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ड्यूटी अदर देन रेवेन्यू कलेक्शन, विच इज़ एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। उन्हें अपनी ड्यूटीज़ जो है, उन्हें अपनी सर्विसेज जो है वो पूरी करनी होती थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है। वेराइज अगर हम सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं तो सेकंड स्टेटमेंट बोलता है लैंड असाइनमेंट्स टू जागीरदार वर हेरिडेटरी एंड रेवेन्यू राइट्स और ज़मींदार वर नॉट हेरिडेटरी, विच इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। क्योंकि जब हम ज़मींदार की बात करते हैं तो ज़मींदारी जो होती थी वो हेरिडेटरी हुआ करती थी उस टाइम पे, एक से दूसरे को पास ऑन हुआ करती थी। वहीं अगर हम जागीरदार की बात करते हैं तो जागीरदार जो होते थे, वो जागीरदार होल्डर्स जो होते थे वो शिफ्ट हुआ करते थे ड्यू टू अनदर, फ्रॉम वन टू अनदर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से जो है वो जागीरदारी जो है वो शिफ्ट हुआ करती थी, वो हेरिडेटरी नहीं होती थी। वेयर एज जो ज़मींदारी होती थी वो आपकी हेरिडेटरी हुआ करती थी, जिस वजह से आपके दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाते हैं और ऑप्शन नंबर डी नाइदर 1 नॉर 2 जो है वो इनकरेक्ट आंसर हो जाता है। और ये आपका पीवाईक्यू था 2019 में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to Mia Tansen, which one of the following statement is not correct? We have to find the not correct, not the correct one, but the incorrect one we have to find. और this is a PYQ in 2019। जब हम बात करते हैं मियाँ तानसेन की तो हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें बताना है कि जो मियाँ तानसेन जो टाइटल था वो उन्हें किसने दिया था। तो हमें स्टेटमेंट दी है तानसेन वॉज द टाइटल गिवन टू हिम बाय एम्परर अकबर। वेराज जो सेकंड स्टेटमेंट बोलती है तानसेन कंपोज द्रुपदा ऑन हिंदू गॉड एंड गॉडेस, तानसेन कंपोज सॉन्ग्स ऑन हिज पेट्रॉन्स और तानसेन इन्वेंटेड मैनी राग्स। अब ऑब्वियसली बात है वो एक म्यूजिशियन थे तो ऑब्वियसली उन्होंने बहुत से राग्स जो है वो इन्वेंट किए होंगे और काफ़ी जाने माने म्यूजिशियन हुआ करते थे अकबर के टाइम के, जिस वजह से आप इसको करेक्ट कर देते हैं। और तानसेन कंपोज सॉन्ग इज़ ऑन पेट्रॉन विच इज़ ऑल्सो ए करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये भी करेक्ट हो जाता है। तानसेन ने ध्रुपदा भी बनाई थी किस पे, हिंदू गॉड एंड गॉडेस पे, विच इज़ ऑल्सो करेक्ट। बट जब हम टाइटल की बात करते हैं तो जो तानसेन का टाइटल था वो उन्हें अकबर ने नहीं बल्कि राजा विक्रमजीत जो थे ग्वालियर के, उन्होंने उनको दिया था। कब? when he was a court musician in the दरबार ऑफ राजा रामचंद्र ऑफ बंधवागढ़, यानी रेवा के जब वो मतलब कोर्ट म्यूजिशियन हुआ करते थे, किसके टाइम पे, राजा रामचंद्र के टाइम पे। तो उस टाइम पे राजा विक्रमजीत जो थे ग्वालियर के, उन्होंने उनको तानसेन टाइटल दिया था। जबकि अगर हम मियाँ की बात करते हैं तो मियाँ जो टाइटल था वो उनको अकबर ने दिया था, मियाँ गेव हिम द टाइटल ऑफ अकबर। और जो तानसेन के अर्लीस्ट गुरु थे वो थे आपके स्वामी हरिदास। जिस वजह से जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाता है और हमें इनकरेक्ट ही बताना था, जिस वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3।
Moving to the next one, who among the following Mughal emperors shifted emphasis from illustrated manuscripts to album and individual portraits? और ये आपका PYQ है 2019 में। अभी जब हम PYQs के देख रहे हैं तो हमारे 3 क्वेश्चन जो है वो लगातार 2019 से आ गए हैं। तो अगर हम बात करते हैं मुग़ल एम्परर की, तो मुग़ल एम्परर में से कौन से ऐसे एम्परर थे जिन्होंने इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट से एल्बम और इंडिविजुअल पोर्ट्रेट्स पे शिफ्ट किया था? अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं मुग़ल स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में, तो ये मुग़ल स्कूल ऑफ पेंटिंग जो थी ये अकबर के टाइम पे ओरिजिनेट हुई थी। और ये सबसे पहले जो इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट बनाई गई थी तूतीनामा, उसमें देखा गया था इसका पहला वर्क। मुग़ल स्कूल का जो पहला वर्क था वो इलस्ट्रेटिव मैन्युस्क्रिप्ट जो थी तूतीनामा, उसमें पहले देखा गया था। और उससे पता चलता था कि ये कितना ज़्यादा, मतलब उसमें जो स्टाइल ऑफ पेंटिंग है वो दिखी थी मैन्युस्क्रिप्ट में, और उससे मुग़ल स्टाइल ऑफ पेंटिंग का दिखता था कि ये किस स्टेज की है, किस फॉर्मेटिव स्टेज की है। और अगर हम बात करते हैं शिफ्ट की कि तो मैन्युस्क्रिप्ट से कौन आपके पोर्ट्रेट्स पे आया था, तो वो आपके थे जहांगीर जो थे। उनके टाइम पे जो था वो मैन्युस्क्रिप्ट से इंडिविजुअल पोर्ट्रेट पे शिफ्ट हुआ था, जिस वजह से ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर बी का, 4 का। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ अ PYQ इन 2015। द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू द, जब बाबर इंडिया में आए थे तो उनकी वजह से क्या क्या हुआ था, उसके लिए हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है। हमें बताना है कि क्या क्या उनके रीज़न थे या क्या क्या उनका, मतलब क्या क्या उनके कॉजेज़ हुए थे। सो फर्स्ट हमें बोलता है इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट। जब हम गन पाउडर की बात करते हैं तो गन पाउडर के जो अवशेष हैं वो हमें पता चलता है कि चाइनीज़ गन पाउडर टेक्नोलॉजी जो है वो मिड 14th सेंचुरी में आई है। और कहा जाता है कि जो वो मंगोल्स के द्वारा बहुत पहले ही इंट्रोड्यूस कर ली गई थी। कब? जब चाइना के साथ जो मंगोल्स की ये फाइट हुई थी ना, मंगोल यूज अगेंस्ट चाइनीज़ गन पाउडर वेपन इन इन्वेजन इन ड्यूरिंग देयर इन्वेजन इन इंडिया। जब इंडिया में मंगोल्स ने इन्वेड किया था उसी टाइम पे चाइनीज़ जो है गन पाउडर वो यूज़ हो चुका था, जिस वजह से आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो जाती है। सेकंड बोलती है इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डोम इन द रीजन आर्किटेक्चर। रीजन आर्किटेक्चर में जो हम देखते हैं ना कि जो आज भी हम देखते हैं कि मॉस्क हो गए, दरगाह हो गए, तो उनकी आर्किटेक्चर थोड़े डिफरेंट से होते हैं, डोम टाइप स्ट्रक्चर होता है। तो वो किसके टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था? तो अगर हम देखते हैं वो हुआ था द आर्क एंड domes in the region architecture introduced by the Turks after the invasion of मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के बाद द इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गौरी, जब मोहम्मद गौरी के इन्वेजन के टाइम पे ये डोम्स और टर्क्स जो है वो डोम्स और आर्क्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुए थे, टर्क्स ने किए थे, ना कि बाबर के आने के बाद, जिस वजह से आपका सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी इनकरेक्ट हो जाता है। वेराज थर्ड हमें बोलता है इस्टेब्लिश ऑफ टिम्ब्रॉयड डायनेस्टी इन द रीजन। जब हम बात करते हैं बाबर ने जो था टिम्ब्रॉयड डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था, बाबर जो थे वो डिसेंडेंट थे किसके? टिम्ब्रॉयड डायनेस्टी के, और कह सकते हैं टर्को मंगोल लीनिएज के वो डिसेंडेंट भी थे, जिस वजह से आपका थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाता है। वेयरएज जो आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट होता है। थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्त तुकाराम वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ विच मुगल एम्परर। भक्त तुकाराम जो थे वो किस मुगल एम्परर के साथ में काम किया या किस मुगल एम्परर के टाइम पीरियड में थे? और ये आपका PYQ है 2006 का। जब हम देखते हैं तो भक्त तुकाराम जो थे वो एक मराठी भक्त थे, भक्ति पोएट थे, जो कि किसके डिवोटी थे? लॉर्ड कृष्णा के डिवोटी थे। अब आप मुझे बताएंगे लॉर्ड कृष्णा के डिवोटीज़ को क्या कहा जाता था? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि लॉर्ड कृष्णा के जो डिवोटीज हुआ करते थे उनको किस नाम से जाना जाता था। तो जो भक्त तुकाराम थे वो मराठी भक्ति पोएट थे और लॉर्ड कृष्णा के डिवोटी थे, जो कि पैदा हुए थे 1608 से और डाइड, जब वो उनकी डेथ हुई थी वो थे 1649 के। और अगर हम देखते हैं उस टाइम पे जहांगीर का रूल था, जहांगीर का जो टाइम पीरियड था वो इस टाइम पीरियड से ओवरलैप कर रहा है। जहांगीर का टाइम पीरियड था 1605 से 1627 तक। तो हम इससे आइडिया लगा सकते हैं जो भक्त तुकाराम थे वो किसके कंटेम्प्रेरी थे? जहांगीर के, जिस वजह से ऑप्शन नंबर सी जहांगीर इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7 विच इज़ अ PYQ इन 2006। इन इंडियन हिस्ट्री हु वॉज अब्दुल हामिद लाहौरी। अब्दुल हामिद लाहौरी कौन थे इंडियन हिस्ट्री में? जब हम बात करते हैं अब्दुल हामिद लाहौरी की तो वो थे एक ट्रैवलर थे, हिस्टोरियन थे,
ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मुगल एम्परर शाहजहाँ। शाहजहाँ के टाइम के ट्रैवलर और हिस्टोरियन हुआ करते थे, और लेटर वो क्या बने थे, कोर्ट हिस्टोरियन भी बने थे। किसके? शाहजहाँ के। शाहजहाँ के टाइम के वो कोर्ट हिस्टोरियन भी बने थे। तो जब हम इसके ऑप्शंस देखते हैं तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बोलता है एन इम्पॉर्टेंट मिलिट्री कमांडर ड्यूरिंग अकबर्स रेन, विच इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि वो तो किसके थे? शाहजहाँ के टाइम के थे, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। सेकंड बोलता है एन ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ द रीन ऑफ शाहजहाँ। इसको हम होल्ड पे रखते हैं, हमें सारे ऑप्शंस पहले एक बार पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि हम ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ फर्स्ट ऊपर ठीक लग रहा है इसी को करेक्ट कर लिया। ऑल्दो ये करेक्ट होगा या हो सकता है, बट वी हैव टू चेक द अदर ऑप्शंस टू। सी ऑप्शन बोलता है कि एन इम्पॉर्टेंट नोबल एंड कॉन्फिडेंट ऑफ औरंगजेब, बट हमें पता है कि ये किसके टाइम के थे? शाहजहाँ के टाइम के थे, तो ये भी क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। फोर्थ बोलता है अ क्रॉनिकलर एंड पोएट ड्यूरिंग द रीन ऑफ मोहम्मद शाह, विच इज़ ऑल्सो एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जिस वजह से ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एन ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ द रीन ऑफ शाहजहाँ। और इन्होंने ना एक बुक भी लिखी थी जिसको बोलते हैं पढ़ शाहनामा, किसके बारे में? अबाउट द रेन ऑफ शाहजहाँ, जिस वजह से ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, हाउ डिड द डायनेस्टी ऑफ निज़ाम शाहीज़ ऑफ अहमदनगर केम टू एन एंड। जो डायनेस्टी थी निज़ाम शाहीज़ की अहमदनगर में, वो कैसे ख़त्म हुई थी वो बताना है, और ये आपका PYQ है 2004 का। तो हमें 4 स्टेटमेंट्स दी है, जो भी करेक्ट होगी वो देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोलती है अहमदनगर वॉज एनेक्स्ड इनटू मुगल एम्पायर एंड हुसैन शाह वॉज कंसाइंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट बोलती है मुगल ट्रूप डिस्ट्रॉयड दौलताबाद फोर्ट एंड किल्ड निज़ाम उल मुल्क ऑफ अहमदनगर। वहीं हमें थर्ड स्टेटमेंट बोलती है फतेह खान असर्ट द थ्रोन ऑफ निज़ाम उल मुल्क। फोर्थ स्टेटमेंट बोलती है मलिक अकबर वॉज डिफीटेड इन द बैटल विद मुगल्स इन 1631 एंड एंटायर रॉयल फैमिली वॉज किल्ड बाय द मुगल, विच इज़ एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्योंकि जो मलिक अकबर था या मलिक अहमद थे, वो एक बहामी गवर्नर ऑफ जुनार थे, जिन्होंने डिफीट किया था बहामी आर्मी को। कब? अंडर द, जब वो लेड कर रहे थे कौन? जहांगीर खान, उसके जो जनरल थे वो लेड कर रहे थे, और उन्होंने जो अहमदनगर था उसको एक इंडिपेंडेंट डायनेस्टी बनाया था। कौन सी डायनेस्टी? निज़ाम शाही डायनेस्टी बनाया था, जिसके जो ओवर द सल्तनत ऑफ अहमदनगर, अहमदनगर में निज़ाम शाही डायनेस्टी उन्होंने इस्टेब्लिश की थी। और उसके जो रूलर थे वो कौन डिसाइड करते थे? मलिक अकबर वॉज सिद्धि मिलिट्री लीडर एंड प्राइम मिनिस्टर हु बिकम द किंग मेकर एंड द डी फैक्टो रूलर ऑफ अहमदनगर सल्तनत, जिन्होंने डेक्कन में बहुत ज़्यादा रूल किया था, जिस वजह से जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाती है। अहमदनगर वॉज एनेक्स्ड इनटू मुगल एम्पायर एंड हुसैन शाह वॉज कंसाइंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। जो अहमदनगर था वो एनेक्स करके मुगल एम्पायर ने अपने अंडर ले लिया था, और साथ ही साथ में जो हुसैन शाह थे उनको कंसाइन किया गया था लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए, जिस वजह से आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। Moving to the next one, आलम खान one of those who invited बाबर to invade India was। जो आलम खान थे बाबर को इनवाइट करने वाले, इंडिया को इन्वेड करने वाले, वो कौन थे? और ये आपका PYQ है 2003 का। जब हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शंस में हमें पता चलता है, फर्स्ट ऑप्शन हमें बोलता है एन अंकल ऑफ इब्राहिम लोदी एंड अ प्रिटेंडर टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली। सेकेंड ऑप्शन बोलता है अ कज़न ऑफ इब्राहिम लोदी हु वॉज इल ट्रीटेड एंड एक्सपेल्ड फ्रॉम द कंट्री। थर्ड स्टेटमेंट हमें बोलता है द फादर ऑफ दिलावर खान टू हुम क्रूअल ट्रीटमेंट वॉज मेटेड आउट बाय इब्राहिम लोदी। वही हमें फोर्थ स्टेटमेंट बोलता है अ हाई ऑफिशियल इन पंजाब प्रोविंस who was very much contented with Ibrahim Lodi's treatment to his tribe। जब हम देखते हैं ना कि आलम खां कौन थे, तो जब बाबर का हम थोड़ा सा हिस्ट्री अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि बाबर ने बहुत सारी 3 जो इम्पॉर्टेंट बैटल्स हैं वो लड़ी थी। कौन कौन सी? बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा और बैटल ऑफ घाघरा, जो मतलब उन्होंने तीनों ही जीती थी। और वो जो आए थे आपके फेरगाना से टू फाइट इब्राहिम लोधी से लड़ने आए थे। कौन सी बैटल में? बैटल ऑफ पानीपत, जो कि किसने बुलाया था? जो कि उन्होंने बुलाया था दौलत ने, अलॉन्ग विद द इब्राहिम लोधीज ओन अंकल। कौन ओन अंकल? आलम खान। तो जिस वजह से आपका
फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाता है कि जो आलम खान थे वो कौन थे, इब्राहिम लोधी के ही अपने एक अंकल थे और जो क्या चाहते थे, प्रिटेंडर टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली, जिस वजह से ऑप्शन नंबर ए जो हो जाता है वो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द बैटल ऑफ धर्मट वॉज फॉट बिटवीन, जो बैटल ऑफ धर्मट हुई थी ना वो एक मुगल वॉर थी, किसके अगेंस्ट में, औरंगज़ेब ने लड़ी थी, किसके अगेंस्ट में, दारा शिकोह के अगेंस्ट में लड़ी थी, जिस वजह से ये वाली जो स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट हो जाती है। औरंगज़ेब एंड दारा शिकोह के बीच में ये फाइट हुई थी और जो दारा शिकोह थे वो अकेले नहीं थे, उनके साथ में उन्होंने अपनी एक अलाई बनाई थी, राजपूत अलाई बनाई थी, किसके साथ में, राजपूत नोबेल जसवंत सिंह राठौर के साथ मिलकर उन्होंने औरंगज़ेब के अगेंस्ट फाइट की थी, वॉर की थी। ऑल्दो औरंगज़ेब जो थे वो जीत गए थे ड्यू टू हिज एडवांटेज इन आर्टिलरी एंड द टैक्टिस और आर्टिलरी के एडवांटेज की वजह से औरंगज़ेब जो थे वो जीत गए थे, जिस वजह से जो हमें बताना था कि बैटल किसके बीच में हुई, तो ये बैटल मेनली हुई थी औरंगज़ेब और दारा शिकोह के बीच में, जिस वजह से ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डिड द मुगल एम्परर जहानदार शाह रीन केम टू एन अर्ली एंड, और ये आपको PYQ है 2003 का। जब हम जहानदार शाह की बात करते हैं तो उनका रेन बहुत कम था, कब से, सिर्फ 1712 से लेकर 1713 के बीच में उनका जो रेन था सिर्फ इतना सा ही था, और वो 8th मुगल एम्परर थे जो कि सन थे किसके, बहादुर शाह 1 के, और ग्रैंडसन थे आलमगीर 1 के। जब हम बात करते हैं तो वो एक आगरा में एक बैटल हुई थी, उसमें फ़ारुख सियार से वो हार गए थे, और फ़ारुख सियार कौन थे, उनके खुद के कज़न थे, नेफ्यू थे, हिज ओन नेफ्यू एंड द सेकंड सन ऑफ आज़िम उस शाह। तो वो फ़ारुख सियार से हार गए थे और उन्होंने फ़ारुख सियार थे उनके साथ बैटल लड़ी थी, फ़ारुख सियार ने उनको हरा दिया था, साथ ही साथ में किसके सपोर्ट से, सईद ब्रदर्स के सपोर्ट से उन्होंने उनको हरा दिया था। तो अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन बोलता है ही वॉज डिपोज्ड बाय द वजीर, सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है ही डाइड ड्यू टू द स्लिप वाइल क्लाइंबिंग डाउन स्टेप, थर्ड स्टेटमेंट बोलता है ही वॉज डिफीटेड बाय हिज ओन नेफ्यू इन द बैटल, विच इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, वो अपने ही नेफ्यू से हार गए थे बैटल में। बैटल कहाँ हुई थी, आगरा में हुई थी, और उनके नेफ्यू का क्या नाम था, नेफ्यू का नाम था फ़ारुख सियार, और फ़ारुख सियार ने अकेले वो बैटल नहीं लड़ी थी बल्कि सईद ब्रदर्स के सपोर्ट से लड़ी थी, जिस वजह से ऑप्शन नंबर सी, ही वॉज डिफीटेड बाय हिज ओन नेफ्यू इन द बैटल, इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11। मूविंग टू द नेक्स्ट वन विच इज़ असर्शन एंड रीजंस। फर्स्ट बोलता है एम्परर अकबर मार्च टूवर्ड्स अफगानिस्तान इन 1581 विद अ ह्यूज आर्मी, और रीज़न बताते हैं कि उन्होंने क्यों मार्च किया था अफगानिस्तान के लिए। ही वॉज ऑन हिज वे टू रिक्लेम हिज एंसेस्ट्रल कंट्री ऑफ फेरगाना, फेरगाना से कौन आए थे, कमेंट करके बताओ, इन सेंट्रल एशिया, चलो मैं ही बता देती हूँ, फेरगाने से आपके आए थे बाबर, जो कि किसके एंसेस्टर थे, अकबर के एंसेस्टर थे। तो जब हम बात करते हैं असर्शन की, तो विच इज़ अ करेक्ट असर्शन, क्योंकि जो अकबर एम्परर थे उन्होंने मार्च किया था अफ़गानिस्तान के लिए इन द 1581 विद अ ह्यूज आर्मी, बट जो रीज़न है वो गलत है। कैसे गलत है, आओ थोड़ी सी हिस्ट्री इसके बारे में जानते हैं। जब हम इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी देखते हैं तो 1581 में पंजाब में एक बार फिर से अकबर के जो ब्रदर थे मिर्ज़ा मोहम्मद हाकिम, उन्होंने इन्वेड किया था, जिनको उन्होंने एक्सपेल करके काबुल भेज दिया था वापस से। फिर कुछ टाइम के बाद जो मतलब वो बार बार उनका थ्रेट था ना हाकिम का, जो मिर्ज़ा मोहम्मद हाकिम का जो थ्रेट था वो उनको अकबर को लगा रहता था कि बार बार आके परेशान कर रहे हैं। तो अकबर ने सोचा कि एक बार काबुल जाके उनको देख ही आते हैं, तो वो काबुल गए थे और अकबर ने सीज़ किया था काबुल टोटली जैसे ही मार्च करके, और रिसाइडेड एट द, जहाँ पे जो कि इसका रेजिडेंस था बाबर का ओल्ड रेजिडेंस भी था, जहाँ पे बाबर का सिटाडेल प्रेजेंट था, वो सारा उन्होंने क्या किया था, एनेक्स कर लिया था। और बल्कि जो वहाँ पे जब वो गए थे, अकबर गए थे, तो उस टाइम पे जो उनके भाई थे वो वहाँ पे नहीं थे, वो वहाँ से भाग चुके थे, कहाँ, माउंटेन्स में भाग चुके थे। और फिर जब वो वापस आए, अकबर काबुल दे के आए थे, तो वो अपनी एक बहन को दे के आए थे जिनका नाम था बख्त उन्नीसा बेगम। तो जिस वजह से आपका असर्शन तो करेक्ट हो जाता है, बट जो रीज़न है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि वो इस वजह से नहीं, उनके रिक्लेम करने नहीं गए थे अपनी टेरिटरीज़ को, बल्कि वो अपने भाई से जो उनको फियर हो रहा था, क्या बोल सकते हैं, भाई जो बार बार तंग कर रहा था, उसको चुप बिठाने गए थे कि रुक जा भाई,
मेरी टेरिटरी है, मैं बढ़ाऊँ उस वे में, जिस वजह से आपका रीज़न जो है वो गलत हो जाता है, वेयर एज जो आपका असर्शन है वो करेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, विच इज़ अ करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, विच इज़ ऑल्सो असर्शन एंड रीज़न। असर्शन हमें बोलता है शाह आलम टू स्पेंड द इनिशियल ईयर एज एन एम्परर फार अवे फ्रॉम हिज कैपिटल, और रीज़न हमें बताता है देयर वॉज ऑलवेज अ लर्किंग डेंजर ऑफ फॉरेन इन्वेजन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, और ये आपका PYQ है 2003 का। तो जो असर्शन है ना वो तो करेक्ट है कि जो शाह आलम 2 थे उन्होंने अपनी एम्प्रर के या एज एन एम्प्रर उन्होंने कुछ टाइम जो है वो आउट ऑफ कैपिटल स्पेंड किया है। क्यों किया है? जो शाह आलम 2 थे वो 17 मुगल रूलर थे और सन थे किसके? आलमगीर 2 के, और उन्होंने अपने इनिशियल जो ईयर्स है एज एन एम्प्रर वो अवे फ्रॉम द हिज कैपिटल स्पेंड किए हैं, नॉट बिकॉज ऑफ द फॉरेन इन्वेजन फियर बट बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ नाजिब खान रोहिला। नाजिब खान रोहिला के फियर से उन्होंने अपने जो स्टार्टिंग के इनिशियल ईयर्स थे ना एज एन एम्प्रर वो आउट ऑफ कैपिटल स्पेंड किए थे, ना कि उनको फॉरेन इन्वेजन का इतना डर नहीं था जितना उनको नाजिब खान रोहिला का था, जिस वजह से आपका असर्शन जो है वो तो करेक्ट हो जाता है। उन्होंने इनिशियल ईयर जो थे वो स्पेंड किए थे बट नॉट बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ फॉरेन इन्वेजन, तो आपका रीज़न जो है वो गलत हो जाता है, जिस वजह से आपका ऑप्शन नंबर सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, तो ये भी असर्शन एंड रीजन, और ये भी आपका जो PYQ है वो है 2003 का। तो बात करते हैं जब असर्शन की, तो मराठा एमर्ज एज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेटिव पावर इन इंडिया आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, और रीज़न आपको बताता है मराठा वर द फर्स्ट टू हैव अ क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ यूनाइटेड इंडिया नेशन, विच इज़ इनकरेक्ट। ऑल्दो जो मुगल का जब डिक्लाइन हुआ था तो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा एमर्जिंग पावर थी वो थी मराठास। क्यों? क्योंकि उनके पास सबसे ज़्यादा टेरिटरी थी उस टाइम पे, सबसे ज़्यादा एरिया जो था वो उनके कंट्रोल में था, और जिसके पास जितना ज़्यादा एरिया वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाते थे। तो उस टाइम पे मराठास के जब डिक्लाइन हुआ था मुगल्स का, तो उस टाइम पे मराठास के पास सबसे ज़्यादा एरिया था, जिस वजह से वो एक स्ट्रॉन्ग पावर के रूप में एमर्ज हुए थे। बट उनका कोई भी ऐसा क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं था कि हाँ दे डोंट हैव अ क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ यूनाइटेड इंडियन नेशन, बल्कि उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है इसके लिए। अगर हम बोलते हैं ना मराठास का डिक्लाइन क्यों हुआ था, तो उनका आपस में लड़के हुआ था। क्यों? क्योंकि मराठास के अपने अपने डिफरेंट क्लेन्स बन चुके थे, जैसे अपने अपने उनके मेंबर्स बन चुके थे, अपनी अपनी कास्ट बोल सकते हैं, या अपने अपने वो बाइफरकेट हो चुके थे। वो एक तरह से यूनाइटेड नहीं थी वो, मतलब मराठा उनका सिर्फ ऊपर वाला नाम था, उससे अंडर उनकी जो थी वो सब डिविजन्स हो चुकी थी, जिस वजह से आपका जो रीज़न है वो इनकरेक्ट है। वेयर एज अगर हम असर्शन की बात करते हैं तो वो आपका करेक्ट है। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि है द मोटिव बिहाइंड शाहजहां बल्क कैंपेन वॉज टू, और ये आपका PYQ है 2002 का। जब हम बात करते हैं शाहजहां के बल्क या बदख्शन कैंपेन की, तो उनका कैंपेन जो था वो कंक्योर करने के लिए नहीं था, बल्कि वो था कि उनको ना पर्शियन जो इन्वेडर थे उनसे डर रहता था। शाहजहां को जो पर्शियन इन्वेडर थे उनसे डर रहता था, तो वो चाहते थे कि हम जो बल्क और बलख्स्तान जो है बदख्शान जो है उनके साथ में एक फ्रेंडली रिलेशन बना के रखे, ताकि अगर पर्शियन आए तो पहले उनको फेस करना पड़े देन वो एंटर करे, मतलब वो पर्शियन उनके थ्रू एंटर ना करे। वो होता है ना दोस्त का दोस्त या दुश्मन का दोस्त, समथिंग कुछ ऐसा सा। तो वो चाहते थे कि वो जो टेरिटरीज थी जो काबुल से रिलेट कर रही थी या काबुल के बॉर्डर पे थी, तो वहाँ पे वो लोग फ्रेंडली रिलेशन बना के रखे, ताकि अगर कोई भी इन्वेडर एंटर करना चाहे तो वो ना कर सके। जिस वजह से अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन बोलता है अ सिक्योर फ्रेंडली रूलर इन बल्क एंड बदख्स्तान विच बॉर्डर्ड काबुल। सेकंड बोलता है कंक्योर समरकंद एंड फरघाना, अगेन द फरघाना, यहाँ से कौन आए थे आपके? बाबर आए थे। द मुगल होमलैंड, फिक्स द मुगल फ्रंटियर ऑन द साइंटिफिक लाइन द अमुदरिया, एंड डी द एक्सपैंड द मुगल एम्पायर बियॉन्ड द सब कॉन्टिनेंट। जिस वजह से आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है सिक्योर अ फ्रेंडली रूल इन बल्क एंड बदख्शान विच बॉर्डर्ड काबुल, तो वो क्या करना चाहते थे? वो एक तरह से फ्रेंडली रिलेशन बनाना चाहते थे, किसके साथ? बल्क और बदख्शान के साथ, जो कि काबुल की जो बाउंड्री है वहाँ पे बॉर्डर स्टेट हुआ करती थी। और उनको किसका डर था? जो पर्शियन रिप्रेजेंटेटिव्स था उनको वो
वहाँ से हटाना चाहते थे, उनको डर था कि वो बार बार इन्वेड ना करें, जिस वजह से ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा किसका, क्वेश्चन नंबर 15 का। मूविंग टू द नेक्स्ट वन विच इज़ असर्शन एंड रीजन, और ये आपका PYQ है 2001 में। तो असर्शन हमें बोलता है द बैटल ऑफ खनवा वॉज सर्टेनली मोर डिसाइसिव एंड सिग्निफिकेंट दैन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अब ठीक है, बोल दिया। सेकंड हमें बोलता है कि रीज़न जो है वो है राणा संगा द राजपूत हीरो वॉज सर्टेनली मोर फॉर्मिडेबल एडवर्सरी देन इब्राहिम लोदी। अच्छा, ये बोलता है कि जो बैटल ऑफ खानवा थी वो ज़्यादा खून खराबे वाली या ज़्यादा ख़राब थी एज़ कम्पेयर टू बैटल ऑफ पानीपत। तो इसके लिए हमें बैटल ऑफ खनवा की थोड़ी बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है, जिस वजह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम देखते हैं बैटल ऑफ खनवा की, तो वो हुई थी मार्च 16, 1527 में, और वो किस किस के बीच में हुई थी, मुग़ल फोर्सेस के बीच में हुई, मुग़ल फोर्सेस ऑफ बाबर एंड द राजपूत कन्फेडरेसी लेड बाय द राणा संगा। इन दोनों के बीच में हुई थी बाबर और किसके बीच में, राजपूत कन्फेडरेसी राणा संगा के बीच में हुई थी। और वो हुई किसके लिए हुई थी, नॉर्दर्न इंडिया पे सुप्रीमेसी बनाने के लिए पावर हुई थी, जिसमें कि जो राणा संगा है उसको हरा दिया जाता है बहुत बुरी तरीके से। और ये एक तरह से वाटरशेड मूवमेंट भी माना जाता है मुग़ल वॉर हिस्ट्री में। जो ये बैटल ऑफ खानवा है इसको एक वाटरशेड मूवमेंट के नाम से भी, वाटरशेड इवेंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस टाइम उन्होंने राणा संगा को हराया था। और राणा संगा कौन थे, जो सभी मैक्सिमम जो मुग़ल एम्परर्स थे, मुग़ल किंग्स थे, उनको हरा चुके थे। इवन कि वो इब्राहिम लोधी तक को हरा चुके थे। जो राणा संगा थे, राणा संगा अचीव्ड अ सीरीज ऑफ अनब्रोकन सक्सेस अगेंस्ट सेवरल नेबरिंग मुस्लिम किंगडम्स, मोस्ट नोटेबली लोधी डायनेस्टी ऑफ इंडिया। देयरफॉर जिस वजह से हमारा जो आर और असर्शन है और रीज़न है दोनों ही करेक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा डिसाइसिव इसलिए भी थी क्योंकि जो मुगल्स थे उन्होंने राणा संगा को हराया था, वेराज जो राणा थे उन्होंने अपने टाइम पे बहुत से मुग़ल एम्परर्स को हरा चुके थे, जिस वजह से वो ज़्यादा खतरनाक माने जाते थे। तो बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, विच इज़ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अगेन हमने ये ऐसे क्वेश्चन पहले भी किए हैं जहाँ हमें थोड़ा सा टेरिटरी दी जाती है कवर करके, और हमें बताना होता है कि वो किस टाइम पे टेरिटरी हुआ करती थी। तो यहाँ पे हमें बताई गई है बीजापुर, गोलकंदा और ये बलूचिस्तान, काबुल वाला रीजन पूरा। तो ये हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। जो शेडेड एरिया वो किस एम्पायर को शो करता है, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, शाहजहाँ या औरंगज़ेब। तो अगर हम देखते हैं तो शाहजहाँ जो थे वो 5th मुग़ल एम्परर थे और उनका जो रेन था वो था 1628 से 1658 तक। और जो हिस्टोरियन थे ना JL मेहता, उन्होंने लिखा है कि जो शाहजहाँ का रेन था वो उस मुग़ल एम्परर का पीक था। मतलब शाहजहाँ के टाइम पे जो मुग़ल एम्परर था वो बिल्कुल एकदम पीक पे था। किसने लिखा है? JL मेहता जो एक हिस्टोरियन थे, उन्होंने इनके बारे में लिखा है। अगर हम बात करते हैं उनके रीजन की, तो उनका रीजन होता था दौलताबाद एरिया जो महाराष्ट्र में है, यानी ये वाला रीजन, बीजापुर वाला सारा रीजन उन्हीं का था। साथ ही साथ में उन्होंने हुसैन शाह को इम्प्रिजन करके निज़ाम शाही वाला जो किंगडम था, अहमदनगर वाला, वो भी कवर कर लिया था। उन्होंने गोलकंदा को अपने अंडर ले लिया था। ये वाला जो एरिया गोलकंदा वाला, बीजापुर वाला जो एरिया था, ये सारा उनके अंडर में था। कहाँ तक? काबुल तक। काबुल और बलूचिस्तान तक जो था वो सारा उनके अंडर में था। किसके अंडर में? शाहजहाँ के अंडर में। ऑप्शन नंबर सी, शाहजहाँ इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। विच अमंग द फॉलोइंग फोर्ट्स वाज कॉल्ड बाबुल मक्का और गेट ऑफ मक्का ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। और ये आपका PYQ है 2001 में। हमें बताना है कि बाबुल मक्का यानी गेट ऑफ मक्का उस टाइम पे किसको कहा जाता था। ऑप्शन है कैलिकट, कैम्बे, बरोच एंड सूरत। तो जब हम बात करते हैं सूरत की, तो सूरत को गेट ऑफ मक्का कहा जाता था क्योंकि वो एक ऐसा पोर्ट था जहाँ से जो मुस्लिम्स थे उनके रिलीजियस कह सकते हैं रिलीजियस जो डेस्टिनेशन है वहाँ के लिए जाते थे, मक्का के लिए वहाँ से जाते थे, जिस वजह से उसको कहा जाता था गेट ऑफ मक्का, पिलग्रिमेज टू मक्का, बिकॉज इट इज़ अ पिलग्रिमेज टू मक्का स्टार्टेड फ्रॉम द सूरत। जो सूरत से ही उनकी जो एक यात्रा होती थी वो शुरू हो जाती थी मक्का के लिए, जिस वजह से उसको गेट ऑफ मक्का कहा जाता था। तो इसका जो आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, सूरत जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा।
मूविंग टू द नेक्स्ट वन, अगेन हमें ये वाला एरिया दिया गया है डॉटेड करके, हमें बताना है कि किस टाइम का था। तो ऑप्शंस हमें देखेंगे, ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। अकबर एट द टाइम ऑफ कैप्चर ऑफ खानदेश इन 1601, अकबर एट द टाइम ऑफ हिज डेथ इन 1605, औरंगजेब एट द टाइम ऑफ कैप्चर ऑफ हैदराबाद, और औरंगजेब एट द टाइम ऑफ हिज डेथ इन 1707। हैदराबाद तो इस साइड पे है, तो ये तो नहीं होगा। ये जो ये वाला एरिया है ये खानदेश वाला रीजन है, क्योंकि खानदेश कहाँ पे है, आपके सेंट्रल इंडिया में है और नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन ऑफ महाराष्ट्र स्टेट में है। और खानदेश को किसने एक्वायर किया था? अकबर ने ऑक्युपाई किया था। कब? जब उन्होंने बुरहानपुर और असीरगढ़ जो फोर्ट था उसको भी सीज किया था। उस टाइम पे उन्होंने खानदेश को भी अपने अंडर लिया था। बट जो खानदेश के उस टाइम पे रूलर थे मीरान बहादुर शाह, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था खानदेश को सबमिट करने के लिए। फिर उन्होंने अकबर ने क्या किया था, एस्टैब्लिश की थी सुभाष किस किस में, अहमदनगर, बेरार और खानदेश में, अंडर द प्रिंस नैनियाल। प्रिंस नैनियाल के अंडर में उन्होंने सुभाष जो थी वो सबमिट की, एस्टैब्लिश की थी। कहाँ पे? खानदेश में, बेरार में और अहमदनगर में। तो जिस वजह से इसका जो आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, अकबर एट द टाइम ऑफ कैप्चर ऑफ खानदेश 1601 इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। और ये आपका PYQ है 1999 का। जब हमें 4 मैच दिए गए और हमें बताना है कि नॉट करेक्टली मैच कौन सा है। जब भी नॉट वाले आते हैं उसको मार्क कर लिया करो, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें देखना क्या है, हमें आंसर में ढूंढना क्या है, नॉट ढूंढना है या करेक्ट ढूंढना है। तो जब हम नॉट देखते हैं तो हमारे पास जब हम जहांगीर की बात करते हैं तो उनके टाइम पे विलियम हॉकिंस तो आए थे, साथ ही साथ में उनके टाइम पे थॉमस रॉय भी थे जो वो आए थे। इवन उस टाइम पे वो आगरा में हुआ करते थे। जो जहांगीर था, जहांगीर का जो कोर्ट था वो आगरा में लगा करता था, आगरा में हुआ करता था। और उस टाइम पे थॉमस रॉय भी थे जो वो आए थे और 3 साल तक आगरा में ही रुके थे। जिस वजह से जो ये है ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। अकबर जो थे वो अकबर के टाइम पे सर थॉमस रो नहीं आए थे, बल्कि जहांगीर के टाइम पे आए थे। और हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, तो ऑप्शन नंबर ए बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि हमें इसमें ढूंढना क्या था, हमें इसमें ढूंढना ही इनकरेक्ट था। जिस वजह से सर थॉमस रो जो थे वो जहांगीर के टाइम पे आए थे, अकबर के टाइम पे नहीं आए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। Moving to the next one, which is again assertion and reason, और it is a PYQ in 1999. assertion हमें बोलता है during the time of Akbar for every 10 cavalrymen the mansabdar had to maintain 20 horses. और reason हमें बोलता है जो horses had to be rested while on march and replacement were necessary in the time of war. जब हम बात करते हैं ना मनसबदारी सिस्टम की या मनसबदार्स की, तो ये शुरू हुआ था अकबर के टाइम पे। जो ये मनसबदारी सिस्टम था ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जो अकबर के टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया था मुगल एम्पायर में। ये एक ऐसा सिस्टम था जहाँ पे रैंकिंग दी जाती थी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, और साथ ही साथ में उनकी ड्यूटीज़ असाइन की जाती थी। कौन सी? सिविल और मिलिट्री ड्यूटीज़ उनको असाइन की जाती थी। तो उनको ना ऑर्डर दिए जाते थे कि हर एक हॉर्समैन के लिए कम से कम 20 कितने हॉर्समैन 20, हाँ, हर एक 10 हॉर्समैन्स के लिए या कावरीमैन्स के लिए 20 जो है वो हॉर्सेस होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हॉर्सेस को भी रेस्ट चाहिए। उनको जब जैसे जैसे हम ट्रैवल कर रहे हैं या जैसे जैसे हॉर्सेस हैड टू बी रेस्टेड वाइल ऑन मार्च, जैसे जैसे हम चल रहे हैं तो उस टाइम पे हॉर्सेस को भी रेस्ट चाहिए, उनकी भी रिप्लेसमेंट होना ज़रूरी है। जिस वजह से 20 हॉर्सेस जो है वो तैयार किए जाते थे। तो बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, विच इज़ so option number A is the correct answer of question number 21. Moving to the next one, which is again assertion and reason 1998. तो assertion हमें बोलता है during the reign of शाहजहाँ दारा शिको was spent on expedition to बल्हा, बदख्शान and कंधार। और reason हमें बोलता है the expedition sent by शाहजहाँ to the Middle East was a marvelous success, which is incorrect. उन्होंने भेजा था दारा शिको को भेजा था, कहाँ भेजा था? बल्ख में भेजा था, बदख्शान में भेजा था और कंधार में भेजा था। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि उस टाइम पे जो मिडल ईस्ट था, उस टाइम पे जो सेंट्रल एशिया था, वो आपस में पॉलिटिकल डिवीज़न वहाँ पे आ चुकी थी। उसका फ़ायदा जो है वो शाहजहाँ जो थे उस टाइम पे उठाना चाह रहे थे। वो चाहते थे कि उस एरिया को भी अपने अंडर ले लें। बट जो वहाँ पे उन्होंने कैंपेन अरेंज की थी वो कैंपेन एक फेलियर के रूप में सामने आई थी, ना कि एक सक्सेस के रूप में।
जिस वजह से आपका जो रीज़न है वो गलत हो जाता है, वेयर एज जो आपका असर्शन है वो करेक्ट है. सो ए इज़ ट्रू बट आर इज़ false. Option number C is the correct answer of question number 22. Moving to the next question 23, which is a PYQ in 1998, और ये हमें बोलता है the loss of Kandahar was a big blow to the Mughal Empire from the viewpoint of, जो कंधार था ना वो मतलब कंधार रीजन तो जो था वो कैप्चर किया गया था शाहजहां और उनके सन के द्वारा. कंधार सिटी किसमें 1638 में सफाविद्स के द्वारा. और वो जो था वो पर्शियंस को दूर रखने के लिए अच्छा था. मैंने पहले भी बताया था, हमने क्वेश्चन डिस्कस किया कि बल्क और जो बदख्शान शान में जो उन्होंने कैंपेन शुरू किया था वो इसी वजह से था कि पर्शियंस जो हैं वो वहाँ से रिप्लेस हो जाए या रिमूव हो जाए और हमें कोई थ्रेट ना हो या इंडिया को कोई थ्रेट ना हो उस टाइम पे. तो उन्होंने जो था वो कांधार को भी अपने अंडर लिया था. बट जब सेकेंड वॉर होती है इन्हीं के साथ, सफाविद्स के साथ, तो फिर से जो है वो लोग क्या करते हैं, इसको कैप्चर कर लेते हैं. पर्शियन जो ग्रुप है या पर्शियन जो लीडर थे, पर्शियन रूलर थे अब्बास II, उनके द्वारा जो है वो इसको दोबारा से रिकैप्चर कर लिया जाता है और उससे जो है एक स्ट्रेटेजिक स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो ख़त्म हो जाता है, उसका जो वो लॉस होता है. तो जो कांधार था वो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पॉइंट माना जाता था जिससे कि पर्शियंस जो थे वो दूर रहते थे. बट जब वो उसका जो लॉस हो जाता है वो हम टेरिटरी लूज़ कर देते हैं, तो उस वजह से जो है हमें स्ट्रेटेजिक स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो लूज़ हो जाता है, उसका लॉस होता है. जिस वजह से ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 23 का. मूविंग टू द नेक्स्ट वन 24. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अहादीस वर दोज ट्रूप्स हु. जब हम अहादीस की बात करते हैं तो वो मुग़ल एम्परर की अपनी आर्मी हुआ करती थी, मुग़ल एम्परर की ओन ट्रूप्स हुआ करते थे जो वो डायरेक्टली रिक्रूट करते थे. कौन डायरेक्टली रिक्रूट करते थे? मुग़ल एम्परर खुद रिक्रूट करते थे. और वो मेनली कौन होते थे? या तो उन्हीं के ट्राइब्स में होंगे या उनके ब्लड रिलेटिव्स हुआ करते थे, या उनके ट्राइबमैन्स होते थे या उनके ब्लड रिलेटिव्स हुआ करते थे. और उनकी जो होती थी अपनी ही पे रोल हुआ करती थी, अपने ही पे मास्टर हुआ करते थे. और उनके लिए बहुत मतलब जो वो बेटर पेड देन द रेगुलर हॉर्समैन, उनको जो थी ज़्यादा पेमेंट दी जाती थी. ऑब्वियसली जो एम्परर होगा उसके जो ट्रूप्स होंगे उनकी तो ज़्यादा वो होगी ना, उनकी जो सिक्योरिटी होगी वो उसके खुद के पर्सनली चूज़ की होंगे. वो लॉयल होने चाहिए, ऐसा ना हो गई कि दूसरे किंग के साथ भी मिले हुए हैं और अपने वाले किंग को मार दिया. तो उस वजह से जो था वो जो एम्परर थे, मुग़ल एम्परर, वो खुद ही उनको सिलेक्ट करते थे. तो उनके बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी है, हमें बतानी है कि कौन कौन सी सही है. तो ऑफर देयर सर्विस सिंगली विच इज़ करेक्ट. हाँ, वो अकेले में, मतलब अकेले में क्या, वो अपनी अपनी सर्विस जो थी वो सिर्फ और सिर्फ किसको देते थे? मुग़ल एम्परर को ही दिया करते थे. डिड नॉट अटैच देमसेल्व्स टू एनी चीफ, किसी चीफ के अंडर में नहीं आते थे, विच इज़ करेक्ट. हैड द एम्परर एज देयर इमीडिएट कर्नल, जो उनके इमीडिएट कर्नल होते थे वो कौन होते थे? मुग़ल ही होते थे. क्यों मुग़ल? मतलब एम्परर ही होते थे. क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको असाइन किया. मतलब उनके अंदर भी कोई भी ऐसे नहीं होता था कि ये इनके अंडर आ रहे हैं या इनके अंडर आ रहे हैं. वो डायरेक्ट किसके अंडर में थे? एम्परर के ही अंडर में थे. एम्परर के ही साथ उनका जो डायरेक्ट कांटेक्ट किसके साथ था? एम्परर के साथ था. और वो किसी भी और ना तो चीफ के अंडर में थे ना किसी मिर्ज़ा के अंडर में थे. जिस वजह से आपका थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाता है. वेयर एज अटैच देमसेल्व्स टू मिर्ज़ाज इज़ एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. वो किसी को भी खुद से अटैच नहीं करते थे, मतलब वो किसी के अंडर नहीं आते थे. वो किसके अंडर आते थे? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एम्परर के अंडर में ही काम करते थे. जिस वजह से आपका फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है. वेयर एज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाता है. सो बी ऑप्शन, फर्स्ट, सेकंड एंड 3 आर करेक्ट, इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. द हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट अंडर द रीऑर्गेनाइज सेंट्रल मशीनरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग अकबर्स रेन वॉज. और ये आपका PYQ है 1997 में. जो हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट हुआ करते थे अकबर के टाइम पे, जो मतलब रीऑर्गेनाइज हुआ था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उनको क्या कहा जाता था या उनको किस नाम से जाना जाता था? इस क्वेश्चन को हमने लास्ट PYQ की सीरीज़ में भी डिस्कस किया है. अगर मैं आपको याद ना हो तो मैं दोबारा बता दूं कि जो मिलिट्री हेड होते थे उन्हें मीर बख्शी के नाम से जाना जाता था. मीर बख्शी वॉज द हेड ऑफ द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन इन द मुग़ल एम्पायर. The responsibility of Mir Bakshi was to gather intelligence and to make recommendations regarding military appointments and promotions. जिस वजह से ऑप्शन नंबर बी, मीर बख्शी, इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25.
वेल दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। होप जो ये सीरीज़ हम चला रहे हैं, होप जो आपके लिए डेली पीवाईक्यूज़ लेके आ रहे हैं वो आपको डेली हेल्प कर रहा होगा। आपको पता चल रहा होगा कि कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरह से हमें पढ़ाई करनी चाहिए, किस किस तरह से हमें अपने अपने टॉपिक्स चूज़ करने चाहिए। होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपकी तैयारी में और ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। वेल दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।